हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश पाठक एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। जैसा कि हम लास्ट क्लास में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इससे पहले की वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और चैनल में इसके पहले की वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। बच्चों, केमिकल इक्वेशन सिंपली मैंने इससे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है, वो आपको क्या बताता है। वहां मैंने एक तो आपको केमिकल रिएक्शन में ये बताया था मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। फिर हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो कौन बताता है, वो हमें बताएगा केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ये एक मेथड है। कौन सा मेथड है? किसी को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई होना भी तो चाहिए। तो किसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को? हम केमिकल के सिंबल से, केमिकल्स के फॉर्मूले से, ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। इस पूरे मेथड को आप बोलते हो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स फॉर्मूला, किससे? सिंबल से एंड फॉर्मूला से ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। जो केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको आप सिंबल्स एंड फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हो तो वो ही आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है, जिंक मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। आपके पास क्या है, जिंक मेटल एक रिएक्टेंट है और विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा भी रिएक्टेंट है, और टू फॉर्म ए जिंक सल्फेट, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिंक सल्फेट का, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। और उस प्रोडक्ट में क्या हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेटेड हो रही है, निकल रही है। ठीक है, बाहर निकल रही है, क्योंकि गैस है। किसी भी कंटेनर में कोई भी सॉल्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कोई गैस बन रहा है प्रोडक्ट में, तो हमेशा कोशिश करेगी वो कंटेनर से बाहर निकले, और गैस हमेशा इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब देखो जिंक मेटल है तो मैंने यहाँ लिख सकता हूँ कि जिंक प्लस रिएक्ट किससे कर रहा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हमारा जिंक सल्फेट बन रहा है, एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हमने लिख दी। ठीक है, ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको वर्ड फॉर्म में इस तरह से देखा है और आपने उसको थोड़ा सिंक्रोनाइज करके इस तरीके से लिख दिया तो वो क्या होगी, ये होगी आपकी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपने केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या होगी, वर्ड इक्वेशन हो जाएगी उस केमिकल रिएक्शन की। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये वर्ड की इक्वेशन है। इन केस मैं जिंक को सिंबल्स से लिखूं, उसका सिंबल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। देखो ये मेटल है, आपको पता है अकेला है, इसका फॉर्मूला तो नहीं होगा, इसका सिंबल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सिंबल्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, और ये क्या है, पूरा एक फॉर्मूला है, बना हुआ है एलिमेंट्स के मिक्स, मॉलिक्यूल से सिंपली कह सकते हो कि एलिमेंट मिक्स होके इसने कुछ चीज बनाई है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो H2SO4 होगा, जिंक सल्फेट जिंक ZnSO4। ठीक है, ये होगा हाइड्रोजन गैस का मतलब। हाइड्रोजन गैस जब भी लिबरेटेड आउट होती है तो H2 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो H2 लिखा है। अब मैंने इसको फॉर्मूले और सिंबल्स में लिख दिया तो ये है मेरी केमिकल इक्वेशन। ये क्या है मेरी, ये ही मेरी केमिकल इक्वेशन है। और हम इसी तरीके से पूरी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन देखते हैं। हम बायोलॉजी में भी केमिकल इक्वेशन के बारे में हल्का हल्का देखते हैं, लिखते हैं कई जगह। तो आपको इस फॉर्म में लिखनी है। ये भी मैंने अभी करेक्ट फॉर्म नहीं लिखी, इसके आगे मैंने अभी यहाँ कोई फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया कि जिंक किस स्टेट में मिलता है, क्या है। ठीक है, जब केमिकल इक्वेशन को आप लिख रहे हो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ, साइंस का मतलब ये है किसी भी शॉर्ट तरीके से आप कोई नई चीज कर दो। ठीक है, आपने यहाँ बड़े ही चीज थी, आपको पता था, आपने क्या लिख दिया, उसको शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, एक तरह का जुगाड़। ठीक है, साइंस का मतलब सिंपली जुगाड़ होता है यहाँ। ठीक है, आपने यहाँ क्या, अगर इतनी बड़ी वर्ड लैंग्वेज थी, आपने इसको क्या सिंपल करके लिख दिया, वो भी सिंबल्स और फॉर्मूले में। यही आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसको मैं और थोड़ा सा प्यूरिफाई करता हूँ। प्यूरिफाई का मतलब और उसको करेक्ट करता हूँ कि किस तरीके से और आप उसको ढंग से लिख सकते हो। यहाँ देखिए आपने, एक केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन। सिंपली शॉर्ट हैंड, ठीक है, ये शॉर्टकट लिख सकते हो आप, यहाँ शॉर्ट हैंड बोल सकते हो या शॉर्टकट मेथड ऑफ टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आपने शॉर्टकट तरीके से लिख दिया, किसकी हेल्प से, सिंबल्स और फॉर्मूले की तरफ से, तो वो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बेटा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने तो डायरेक्ट अभी यहाँ आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। बेटा इसमें और चीज भी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि
सॉलिड स्टेट में है, यहाँ मेटल इनके सॉलिड स्टेट में होता, यहाँ मैंने अभी डिफाइन नहीं करा कि सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में है, मैंने इनको कोई फिजिकल स्टेट के बारे में डिफाइन नहीं किया। तो केमिकल इक्वेशन वही केमिकल इक्वेशन सही होगी जिसमें आप उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी बताओगे, ठीक है। यहाँ उसके ब्रैकेट में यहाँ उसकी फिजिकल स्टेट भी आनी चाहिए। सॉलिड होता तो स्मॉल एस से लिखता मैं ब्रैकेट के अंदर, लिक्विड होता तो स्मॉल एस से लिखता, एक्वा सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कि वहां वाटर की प्रेजेंस होगी ही होगी, वाटर स्पेशली वाई एक्वस जो वर्ड है ये वाटर है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ वाटर की प्रेजेंस होनी ही चाहिए, तो वहां आप AQ लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। गैस फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में है, तो मैं ब्रैकेट में से गैसेस लिखूंगा, G लिखूंगा, स्मॉल g, ठीक है। ये सब भी फिजिकल स्टेट जब भी आप लिखोगे तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, ये याद रखना। आप देखो एक केस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है एक बता देता हूं आपको। आपने एक कंटेनर है, डायग्राम से समझो, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या करा आपने, पहले से आपका मान लो कोई लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड था, आपने कुछ डाल दिया, ए सब्सटेंस यहां डाल दिया, तो क्या करेगा ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट इस ए के साथ मिक्सअप हो जाएगा। मान लो बी था तो ए और बी मिक्स हो गए, ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी और सी बना दिया, ठीक है। अब वो सी नीचे बैठ गया है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट बन के सी नीचे बैठ गया है। अब वो फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा बी के साथ, अब वो क्या हो गया, नीचे बैठ चुका है, अब ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। या समटाइम्स क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाता है, क्या बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट को, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाए केमिकल रिएक्शन के। टेस्ट ट्यूब में देखोगे, टेस्ट ट्यूब में लैब में हम काम करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कुछ नीचे बैठ जाता है, हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट है, पीपीटी बोला जाता है सिंपली, ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीका भी होता है, पीपीटी बोला जाता है। जैसे प्रेसिपिटेट को मैं पीपीटी भी बोल देते हैं, ठीक है, पीपीटी भी बोल देते हैं कई जगह, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जब भी होती है तो आपको डाउन एरो करना पड़ता है, ठीक है। इन केस यहाँ जिंक सल्फेट पीपीटी की फॉर्म में मिलता है तो आपको इसके नीचे डाउन एरो ऐसे करनी पड़ती है, ठीक है। डाउन एरो का मतलब क्या, वो नीचे बैठ चुका है, अब वो फर्दर केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं हो रहा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही कंटेनर से, इसी से कंटेनर से गैस निकल रही होती कोई, ठीक है, तो उसके लिए मुझे अपर एरो करना, कहने का गैस निकल रही है, नीचे बैठ रही है तो एरो डाउनवर्ड, ऊपर गैस निकले तो एरो अपवर्ड, ठीक है। और आपको केमिकल रिएक्शन करने के लिए हीट देनी पड़ रही है तो आपको सिंबल हीट का यूज करना पड़ेगा, छोटा ट्रायंगल है यहाँ, जैसे कि यहाँ इन केस केमिकल रिएक्शन में हीट देनी पड़ती होती है तो मैं यहाँ सिंबल यूज करता स्मॉल ट्रायंगल का, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल से मैंने समझाया है आपको, जैसे सेम जैसे H2 है, ये गैसेज स्टेट में थी, मैंने इसलिए गैसेज में लिखा है O2, तब गैसेज स्टेट में रिएक्ट कर रही है तो वाटर बना रही है, ठीक है। और वाटर भी बेटा यहाँ ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, वाटर भी यहाँ क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में। देखो मैंने फिजिकल स्टेट भी बता दी, आपको केमिकल भी पता चल गया, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, ये बैलेंसिंग के थ्रू मैंने 2 लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है और क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हम करते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, आपने इसको हीट करा तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये भी सॉलिड में मिला है आपको, और CO2 गैस मिली है, ठीक है। और कंटेनर के ये अंदर गैस है वो निकली नहीं है, एरो डाला होता तो उसका मतलब इवोल्यूशन हो रही है, निकल रही है गैस, ठीक है। अभी कंटेनर के अंदर ही आपको गैस मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसमें कि हमें केमिकल इक्वेशन हमने लिख तो ली, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या चीजें बता पाती है। केमिकल इक्वेशन को देख के मैं क्या क्या समझ पाता हूँ, इससे कि मुझे क्या क्या इसमें गिवन था, क्या क्या चीजें यहाँ मुझे दी हुई थी, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन कन्वे बाय द केमिकल रिएक्शन, और यहाँ मैंने जो केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिख लो उसको, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में अभी बात नहीं करी आपके साथ, नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगा वो हमारा बैलेंसिंग ही होगा, जब मैं आपको बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चिंता मत करिए, मैं बैलेंसिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आपको मैंने एक H2 + O2 गिव्स H2O और मैंने बैलेंस करके लिखा है। बैलेंस कैसे करके लिखा है, यहाँ देखो 2 लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। कुछ नहीं लिखने का मतलब यहाँ 1 है इसके आगे, कुछ ना लिखने का मतलब है 1 है इसके आगे।
दैट्स मीन देखो यहाँ आपको बैलेंसिंग एक चीज पता थी क्या, ये भी हल्का सा आइडिया देता हूँ। H2 के आगे 2 लिखा है तो उसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे तब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से, तो आपको क्या मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब है ना, तब 2 H2 होंगे और 1 O2 होगा तो आपको 2 वाटर मिलेंगे। ठीक है, इनका रेशियो क्या होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, तभी आपको ये 2 मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं कि ये भी 1 ले लो ये भी 1 ले लो आपको सोचो 1 मिले, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। जब आप ये 1 ले रहे हो तो ये 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तब ये 1 लोगे तो उसका मतलब ये आधा लेना पड़ेगा और ये भी आपको आधा मिलेगा, इसका मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं। द नेम ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैं समझ जा रहा हूँ H2O2 को देख के कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर की बात कर रहा है। द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, भैया मुझे फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता चल गया कि H2 का H2O2, ऑक्सीजन का O2 होता है, वाटर का H2 होता है, फॉर्मूला भी पता चल रहा है और उनका नेम भी पता चल रहा है साथ के साथ, और रिलेटिव अमाउंट भी पता चल रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। रिलेटिव अमाउंट का मतलब कैसे कि कितना 2 H2 एक O2 के साथ ही रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, इसका रिलेटिव अमाउंट पता चल रहा है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अमाउंट है रिलेटिव अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंड फिजिकल स्टेट, ये गैसेस में दिख रहा है, ये भी गैसेस में दिख रहा है, लिक्विड में दिख रहा है। डायरेक्ट फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल रहा है इक्वेशन को देख के। हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इन केस यहाँ हीट का सिंबल होता तो मैं समझ जाता कि रिएक्टेंट को हीट की रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट देने के लिए, यहाँ मुझे हीट का चेंज भी पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।